नमस्कार। मैं इस समय भारत में हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त चल रहा है, थोड़ी भाग दौड़ चल रही है, लेकिन व्यस्त दिन के बाद घर का खाना एकदम स्वर्ग की अनुभूति देता है। आज का टॉपिक है एंटरटेनमेंट। यूँ तो एंटरटेनमेंट एक लाइट टॉपिक है, मनोरंजन का विषय है, लेकिन उसके कितने दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं ये आज हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन संजय दीक्षित जी के साथ, आइए देखते हैं जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे के इस संस्करण में। और आज हम एक बार फिर से बॉलीवुड के बारे में जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जो स्वयं बॉलीवुड और ओटीटी के लगातार संपर्क में है। क्योंकि उन्होंने स्वयं एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म की लॉन्च को लेके इसकी बहुत गहराई में गए हैं और वे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड क्यों फेल हो रहा है और फेल होता जाएगा। ये स्वागत करते हैं मनप्रीत सिंह जी धामी का, जिनको आप एक बार पहले एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुलबुले फिल्म के यहाँ पर जयपुर डायलॉग्स में मिल चुके हैं। स्वागत है आपका मनप्रीत जी। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने का। तो ये आजकल हम ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड के एक से एक बड़े स्टार, एक से एक बड़े डायरेक्टर, एक से एक बड़े बैनर ये लगातार फेल हो रहे हैं। और क्या ये पब्लिक के मूड को नहीं पहचान पा रहे, या कि ये पहले जिस प्रकार से कर लेते थे कि पब्लिक को एक प्रकार से अपने एजेंडा पर चला लेते थे, वो नहीं हो पा रहा? क्या कारण है, आप क्या सोचते हैं? सर ऐसा है कि कोविड के बाद ना बहुत चीजें चेंज हो गई सर। मतलब इंडस्ट्री का पूरा वर्किंग चेंज हो गया। तो उसके बाद ओटीटी वाज सपोज्ड टू ब्रिंग द न्यूनेस इन द गेम। तो उसके बाद ये बॉलीवुड को भी इसका एक रिफ्लेक्शन देखना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओटीटी भी अब वही, क्योंकि ओटीटी में भी बॉलीवुड वाले ही लोग हैं सर, वही सेम कंपनीज हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सिमिलर कंपनीज है। सो देयर इज नो डिफरेंट व्हाटसोएवर। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि ओटीटी आने से नए लोग को चांस मिल रहा है, जो कि एक हद तक ठीक है, पर कंपनीज वही हैं। तो पहले सर ओटीटी कोविड से पहले एक अपना इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे थे। तो दे वर प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट कंटेंट विच इज, और इंडिपेंडेंट कंटेंट हमेशा एक सही कॉन्सेप्ट पे और स्टोरी राइटिंग पे उसका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जब ओटीटी आया, जब कोविड आया और बिजनेस चेंज होने लग गया, तो सारी बॉलीवुड कंपनीज उठ के ओटीटी पे आ गई और ओटीटी ने भी बॉलीवुड को फिर पैसे काफी देने शुरू कर दिए कि आप ही बनाओ। सो इस तरीके से वही बॉलीवुड का जो सारा जो सिस्टम था वो ओटीटी पे भी आ गया। सो इसीलिए आप बॉलीवुड का पूरा कचरा ओटीटी में आ गया। अब कचरा तो मतलब ऐसे पूरे मतलब अधिकतर कचरा ही है, तो कचरा ही आएगा ना। हाँ, अधिकतर आप कह सकते हैं, बट कुछ कुछ ठीक भी है सर। तो हाँ, बट अधिकतर आपकी बात सही है। तभी इसीलिए शायद उनकी मूवीज उतनी नहीं चल पा रही हैं, बिकॉज वो नहीं देख रहे हैं कि भारत काफी बदल चुका है। वो अभी भी उसी पुराने मोड में चल रहे हैं और उनका एक कुछ आइडियोलॉजिकल भी है, कुछ उनका एक नेपोटिस्टिक सोच भी है। तो वही मतलब ये अगर नहीं संभलेंगे, मुझे लगता है तो 1-2-3 साल के अंदर तो मतलब ऑलरेडी सर साउथ की इंडस्ट्रीज काफी पूरे भारत में धमाल बिल्कुल मचाई पड़ी है। तो इनको भी समझ में आ रहा है, बट मुझे लगता है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको टैकल कैसे करें। बिकॉज एक बार जब आदत बन जाती है तो आदत छूटना बड़ी मुश्किल होती है सर। जैसे नेटफ्लिक्स का हमने स्टेटमेंट देखा था कि नेटफ्लिक्स कह रहा था कि साहब कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हम भारत की मार्केट में सफल नहीं हो पा रहे। क्या कारण था, नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्यों कहा? जिस दिन वोक का भूत वो निकाल देंगे, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो यूएस में रहते हैं, वहाँ वोकिज्म का चलता रहता है। दे थिंक व्हाटएवर हैपेंस इन यूएस अप्लाइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया इट डज नॉट अप्लाई। तो उनको समझ में नहीं आता। तो वो एक, मैं कॉलोनियल माइंडसेट नहीं बोलूंगा कि हमको सब कुछ पता है, बट कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर तो है ही है कि वी नो व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। वो एक एरोगेंस है। सो आई थिंक दैट इज द रीजन नेटफ्लिक्स जैसे चैनल्स चल नहीं पाते हैं यहाँ पे। और क्योंकि अभी भी उनके आप कंटेंट देखोगे, आई डू नॉट एंजॉय नेटफ्लिक्स पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आते वो। एंड इवन फ्रॉम द फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट लाइक देम। और मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स अब वो वैसे उसकी इमेज रही जो पहले एक टाइम पे थी। ये मेरा मानना है।
अभी आप देख रहे हैं कि एक एक ट्रेंड्स लगातार चलते आ रहे हैं कि बायकॉट दिस बायकॉट दैट। आपको लगता है कि जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं वो उन कॉल्स के कारण हो रही हैं या कि अपनी मूर्खताओं के कारण ही हो रही हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन है? सर इसका एक्चुअली उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप इतने घटिया कंटेंट बनाओगे तो इसमें बॉयकॉट ट्रैप सब करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही इंसान ही बॉयकॉट दिल से कर देता है कि ये क्या देखे जाके। जब कंटेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, आप सारा गेम वही आप स्टार्स पे खेल रहे हो, तो एंड रीमेक्स आफ्टर रीमेक्स, रीमेक्स आफ्टर रीमेक्स, लाइक ओरिजिनलिटी का, और अब एक सोशल मीडिया के थ्रू एक ओरिजिनलिटी की एक इज्जत आई है, वो मुझे लगता है कि वो इनको शायद नहीं दिख रही है। कुछ रीमेक्स, आई एम नॉट अगेंस्ट लाइक रीमेक्स पर से, बट उसको ट्रेंड बनाना, सिर्फ रीमेक्स ही बनाना या आपका मैक्सिमम रीमेक्स होना, दैट इज समथिंग व्हिच इज डिस्ट्रॉइंग योर ओन क्रेडिबिलिटी, कि आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं, मतलब चोरी नहीं बोलूंगा, बट ये लग रहा है कि आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं से इधर उधर उठा के अपना बस काम चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, धंधा चला रहे हो, आप मूवी नहीं बना रहे हो, आप कंटेंट नहीं दिखा रहे हो। जैसे कि ये अभी जो लाल सिंह चड्ढा आने वाली, ये भी एक रीमेक है। ये सर, वो लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम की रीमेक है। अब कैसी है वो तो नहीं पता मेरे को, वो तो देखने में पता लगेगा। पर लाइक आई डोंट नो सर हाउ विल इट गो, बिकॉज इस तरह की जो बड़े स्टार की मूवीज आती हैं ये रिलीज होने से पहले ही पैसे कमा लेती हैं, बिकॉज यू हैव सो मेनी राइट्स, यू हैव सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, इन फ्लाइट राइट्स, बहुत सारे राइट्स होते हैं सर। तो उसमें दे कैन मेक मनी बिफोर रिलीजिंग, एंड दैट इज हाउ दे बिल्ड दिस थिंग कि अरे रिलीज से पहले इतना पैसा कमा लिया, तो जो जो बंदा इतना नहीं जानता वो बोलेगा अच्छा इतना पैसा कमा रहा है, चलो हम देख के आते हैं। सो ये तरीके भी होते हैं सर, मतलब एक पीआर के। जी जी। आपने अपनी फिल्म बनाई थी बुलबुले और उसको आपने कोशिश की थी ओटीटी पे लॉन्च करने की, तो उसमें आपको किस तरह के प्रतिरोध झेलना पड़ा, किस तरह की समस्याएं हैं, ये किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए, कि आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? क्योंकि हमारी बात हुई थी, बहुत समय हो गया, उसके बाद भी आपने ट्राई किया उसको, तो क्या लगा आपको? राइट सर, उनके एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर आप इस चैनल में बता ही दिया था कि क्या इश्यूज थे कुछ ओटीटीज में। मुझे लगा था हर ओटीटी में ऐसा नहीं होगा, तो वो रिपीट ही हुआ हर ओटीटी में। तो जिसको पता करना है वो एक बार लास्ट में चल लो, लास्ट में जब मैं आया था वो देख सकते हैं। बट मैं इसको एक संक्षेप में बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि आपने सो कॉल्ड स्पेशल माइनॉरिटी को आपने क्वेश्चन कैसे कर दिया। सो एक चीज थी कि मतलब, और वैसे नहीं बोलते थे, they बोलते थे दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर, ये कभी हुआ नहीं है, आई डोंट नो, इट्स टू रिस्की। सो दे टॉक इन टर्म्स ऑफ दैट। सो वो भी घुमा फिरा के बात होती है। और क्योंकि बट मेरे फ्रेंड्स वहां काम करते हैं लेकिन उसके बाद तो कश्मीर फाइल्स आ गई, उसमें तो भारी क्वेश्चनिंग हो गई, तो अब तो चेंज होना चाहिए था। आदत नहीं जाती ना सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, आदत नहीं जाती ना। अभी भी वो ढीठ बना ही है कि नहीं हम तो, so there's always an ideological battle going. You have to understand this thing. So you know, you might see that people who have left ideological leanings, वो एक्टर्स की मूवीज चलती भी नहीं है लेकिन उनको फिर भी मूवीज मिलती रहती हैं। तो आप सोच लीजिए सर, इतना आसानी से खत्म नहीं होती चीजें। मतलब एक कितना बड़ा मोमेंटम इतने साल से बना हुआ है, ऐसे तो खत्म नहीं होगा। पर ये जरूर है कि इनको समझ में तो आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट आई थिंक द होल इंडस्ट्री इज समवेयर बैंकिंग ऑन लाल सिंह चड्ढा, नॉट जस्ट आमिर खान, कि अगर ये चलती है तो हमारी इमेज फिर से बन सकती है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दे आर बैंकिंग ऑन दैट। ऐसा तो मतलब लाल सिंह चड्ढा इतनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर तो हमारे बॉयकॉट करने वालों को तो और ज्यादा शिद्दत से बॉयकॉट करना चाहिए। So movie after movie is getting flopped, movie after movie is getting flopped, and everyone is talking about the failure of Bollywood and how this आपके जो साउथ के स्टार्स हैं वो कैसे हर जगह छाए हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है सर, वो तो वो नहीं है। अब इनको उम्मीद है कि शायद एक मूवी आ जाए, चेंज कर जाए। आई थिंक दे एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम शमशेरा आल्सो, एंड शमशेरा तो बहुत हाइप हुई थी उसकी, तो शमशेरा की भी यही उम्मीद थी जी। और यहाँ तक कि वो आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज भी फ्लॉप हो गई, और पृथ्वीराज भी फ्लॉप हो गई क्योंकि ऑडियंस ने ये देखा कि उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि ये बिल्कुल एक शुद्ध भारतीय मूवी होगी, लेकिन उसमें भी उनको मसाला मिला सेकुलरिज्म का, तो लोगों ने फिर बाहर निकलते ही उसके विरुद्ध बोलना आरंभ कर दिया था। मैंने तो चंद्र प्रकाश जी के इंटरव्यू भी किए थे, और वो 2 एपिसोड में इस पे प्रकाशित हुए हैं जयपुर डायलॉग्स में।
ओके तो वो सवाल मैंने उनसे पूछे थे, लेकिन उसका कोई वो संतोषप्रद उत्तर दे नहीं पाए। ओके सर, एक्चुअली क्या है कि अगर आप सुबह 4 घंटे किसी और मूवी पे काम करो, शाम को 4 घंटे किसी और मूवी पे काम करो, अगले दिन किसी और पे काम करो, इतने, दिस इज नॉट हाउ मूवीज आर डन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। एंड एज जैसे आपके पृथ्वीराज चौहान इतने आइकॉनिक कैरेक्टर थे, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आपको कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, हड़बड़ी में काम नहीं होते उसमें। तो सेक्युलरिज्म ना सेक्युलर डजंट मैटर, बट वो एक वो श्रद्धा होती है कैरेक्टर के प्रति, या उसको इंटरलाइज करना, वो दिख नहीं रही थी, वो बहुत ज्यादा एब्सेंट थी वो चीज। तो मेरे ख्याल से इसी करके लोगों ने नहीं पसंद की। एंड स्पेशली मुझे सबसे बड़ी शिकायत थी कि इतना बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर आपने वेस्ट कर दिया यार। मतलब मेरा सबसे बड़ा बस वो था, मेरे ख्याल से इसमें समय देना चाहिए। और आपके यहाँ जो बता रहे हैं वो राइटर आए थे, आई एम श्योर उनकी बहुत बातें नहीं मानी गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा भी नहीं इंटरव्यू, बट मुझे ऐसा लगता है, मैं गेस मार रहा हूँ, बहुत चीजें ऐसी हैं जो घुसेड़ी गई होंगी बाद में प्रोड्यूसर्स द्वारा या किसी के द्वारा। ये मेरा गेस वर्क है, आई मे बी रॉन्ग, बट एज अ ट्रेलर इटसेल्फ आई कुड नॉट गेट द फील, सो मैं देखने भी नहीं गया था, बिकॉज ट्रेलर में आपको दिख जाता है, एटलीस्ट आइडिया तो लग जाता है कि वो बात में दम है कि नहीं है। कैरेक्टराइजेशन बेसिकली जो आपका है उसमें दम है कि नहीं है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था सर। आपको मान लीजिए पृथ्वीराज जैसी फिल्म मिले बनाने के लिए, तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? सर मैं पहले तो 2 साल रिसर्च करूंगा, 2-3 साल रिसर्च करूंगा मैं उस पर, और मैं उस पर जानूंगा, उसके पहलू जानूंगा, और एक टीम इकट्ठा करूंगा ताकि मुझे बताए, समझाए कुछ कुछ चीजें। मैं अकेडमिया से रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन वॉश पे, अब खैर ब्रेन वॉश पे बात करेंगे, माय पॉइंट इज दिस कि ये इस पे रिसर्च करूंगा, रिसर्च के बाद देन वी वर्क ऑन द कैरेक्टर। और सर टाइम देना पड़ता है, मतलब आप अगर आप देख रहे हो सर, ओटीटी के बहुत सारे कंटेंट नहीं चल रहे हैं आज के टाइम, मतलब वो भी नहीं चल रहे हैं, चल रहे होंगे तो वो इतने पॉपुलर नहीं हो रहे। द रीजन बीइंग बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ फैक्ट्री, बनाओ बनाओ बाहर निकालो, बनाओ बनाओ बाहर निकालो, इट्स लाइक दैट। सो दे हैव सर्टेन लिस्ट, सर्टेन चेक बॉक्सेस, ये इसमें है, ये है। वही मैंने कहा ना, जब बॉलीवुड का सिस्टम है ओटीटी में भी ऑलमोस्ट आ गया है, तो उसी तरीके से वहां पे काम चल रहा है। तो मैं अगर बनाता, मैं मतलब टाइम मैं समय देता सर, क्योंकि स्पेशली पृथ्वीराज चौहान इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, तो समय तो बनता है सर। जी। और आप कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया कि बुलबुलें आपने बनाई है, उसके बाद फिर आप ब्रेन वॉश्ड, यानी कि किस तरह से भारतीयों का ब्रेन वॉश किया गया है बुक्स के, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, उसके ऊपर आप जी काम कर रहे हैं। जरा उसके बारे में बताइए कि उस पर आप क्या कार्य कर रहे हैं। ओके, तो मैं सच्ची बोलूं सर, मैं 1 साल पहले तक शायद अनपढ़ था। मेरे को इतना नहीं मालूम था। मैं एक ऐसे सिस्टम से आया था जहां पे मेरी इतनी ना ही क्यूरियोसिटी थी, बट इतनी जानकारी नहीं थी सर मेरे को। और मुझे याद है कि इसका आइडिया आपसे ही शुरू हुआ था, अगर आप बता सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक वेंडी डॉनियर का एक किताब थी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और कुछ पन्ने पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। तो उस पे कोई एनडीटीवी पे डिबेट हो रही थी, तो वहां पे उस मामले में मेरी सर से बात हुई, संजय सर से। संजय सर ने मुझे कुछ किताबें पढ़ने को बोली। फिर उस किताबों में एक नीरज यात्री जी की किताब जब मेरे हाथ में लगी सर, मैं इट वाज सो मच कि मैं क्या बोलूं। इट वाज, मुझे कभी इतना बड़ा धक्का कभी शायद लाइफ में नहीं लगा होगा, कि क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रेन वॉशिंग। मैं अपने में देख पा रहा था कि मैं जो चीज आज के टाइम पे कर रहा हूँ, इसके कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट बुक से वो चीजें आ रही हैं, वो सोच वहीं से आ रही है। तो और भी प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे थे, बट उसको दरकिनार करके इस पे करने लग गया। और अभी सर 9 महीने 10 महीने हो गए, अगर आपको याद हो, अभी भी मेरी रिसर्च चल रही है, और अभी मुझे लगता है कि मुझे कितना जानना है। तो बट ये मूवी ऐसी ब्रेन वॉश है जो मुझे लगता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एम्बिशियस मूवी ऑफ माइन। ओटीटीज में किसी बंदों से बात भी की थी, तो वहां पे अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया भी, तो वो यही था कि इसमें क्या दिखाओगे तुम। अब सर एक इन्वेडर्स के क्रॉनिकलर्स ने अगर कुछ लिखा हुआ है कि इतने मंदिर तोड़े और वो जिहाद किया, ये सब इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, तो उसको मैं कैसे डाइल्यूट करूं। हालांकि उनकी बात मैं समझ रहा हूं, बट यही आजकल हमारी टीम में डिबेट चल रही है, डाइल्यूट करना चाहिए और कैसे उसको दिखाना है। तो ये बट ये चीजें, ये इसलिए ओटीटी के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको बाईपास करके थिएटर में रिलीज करना चाहता हूँ विद नोन फेसेस, बिकॉज अब आई एम रिसेंटली कनेक्टेड। सो ये मेरा प्लान है कि ब्रेन वॉश का भी सर ने कॉन्सेप्ट वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, अपने डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में।
वहाँ आप जी देख हाँ, सकते हैं मैं कौन से बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी आपको सही आपको लगता है हम तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। जी, जी। और यू कैन बिकॉज यू कैन ऑल्सो मेक मनी एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज जैसे सर ने कहा कि बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सोच क्या रहा है। तो और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि सर मुझे कुछ कुछ गोरे लोग का भी मैसेज आया कि दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मूवी, इफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, सो एंड दैट्स मोटिवेटिंग फॉर अस। और स्पेशली बिकॉज मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, मेरी नीसेस भी हैं, मेरी भांजियां, तो उनको भी मैं देखता हूँ कि वो क्या पढ़ रही हैं। अब मैं बल्कि मैं सारा गौर करता हूँ, अच्छा प्ले स्कूल में जा रही है तो क्या पढ़ाया जा रहा है उनको। तो पहले उनको इंग्लिश सिखाई जाती है, बाद में हिंदी सिखाई जाती है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब मेरा ध्यान आने लग गया कि कैसे कैसे दिस नीड्स टू बी आपकी चेंज्ड। आपकी आई जस्ट आवाज़ वांट द अचानक पेरेंट्स इको टू होने नो लगी है। कि आपके आपकी बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या किस तरीके से उनको किस डायरेक्शन में ढकेला जा रहा है। लेफ्ट ने जो किया है वो क्या किया है वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। मुझे ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री क्या सही है वो बताना चाह रहा हूँ, बस क्या अपने बच्चों मनप्रीत, का आप बस ध्यान आपकी रखिए आवाज़ इको हो फ्यूचर में वो रही क्या है। बनेंगे। हेलो, हेलो। आपकी आवाज़ में इको आने लगी है। थोड़ा सा सर आपकी ऑडियो चेक आवाज नहीं आ कीजिए। रही मेरे को। हेलो, हड़बड़ी में काम हेलो, की हेलो, वजह से। तो सेक्युलरिज्म ना सेक्युलर डजंट मैटर, बट वो हेलो। एक मिनट से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है आवाज़ की, तो अभी चेक करके अभी वापस छोड़ रहे हैं। इमीडिएटली जाइएगा मत। एब्सेंट थी वो चीज, तो मेरे ख्याल से इसी करके लोगों ने नहीं पसंद की। एंड मनप्रीत जी, जैसा हम बता रहे थे आपको कि उन्होंने एक नई फिल्म कॉन्सेप्ट है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, जो नीरज अत्री जी की है, उसकी पर बेस्ड करके ब्रेन वॉश नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसका आपको ट्रेलर का लिंक हम दे देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में। मुझे ऐसा लगता है, मैं गेस मार रहा हूँ। और ये भी बताना चाहते हैं कि जी, अब आ रही मुझे आवाज़ आपको? जी सर आ रही है। हाँ, अब आपकी आवाज़ भी ठीक हो गई। तो ये जो आपके जो ब्रेन वॉश, जो उन्होंने ब्रेन वॉश रिपब्लिक लिखी है, जो जिस पे आपने इसको बेस किया है, वो तो पूरी एनालिसिस है एनसीईआरटी की बुक्स की। तो उसको आपने कैरेक्टराइज किया है, कैसे किया है? एक इसका कैरेक्टराइजेशन मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो साउथ के जो महान साहित्यकार हैं कन्नड़ के, भैरप्पा साहब, एस.एल. वेरप्पा। भैरप्पा। हाँ, एस.एल. भैरप्पा साहब, मैंने शायद उस किताब का आपको रेफरेंस दिया होगा पहले। ओके वो सर। उस पुस्तक का नाम है आवरण। और उस आवरण में वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक ब्रेन वॉश्ड युवती जो है वो किस प्रकार से मुस्लिम युवक से पहले तो विवाह कर लेती है, फिर धीरे धीरे उसकी जब आंखें खुलने लगती हैं तब वो जाके अपने पिता की लाइब्रेरी में से किताबें निकाल निकाल के पढ़ती है। तब उसको पता चलता है कि किस तरह से भारत के इतिहास को, विशेषकर इस्लामिक इतिहास को, किस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है। नाइस और फिर वो अपनी 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 रूट्स से जुड़ती है। तो चूंकि आपने ये मेंशन किया कि उसको कैसे दिखाएं, वो पुस्तक पढ़िए आप, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कैसे दिखाएं। और वो तो उसका जो मेथडोलॉजी है वो भी एक, इट इज़ अ फिक्शन विद इन अ फिक्शन, नाइस। आई विल रीड दैट डबल डेफिनेटली फिक्शन सर। वाली मेथडोलॉजी यूज करके। और इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक, इट्स मास्टरपीस। नो आई विल डेफिनेटली रीड दैट सर। मैं शायद मिस कर गया होगा आपने बताया हुआ तो। मैंने एक्चुअली वो अभी उसका अरुण शौरी जी इंग्लिश की। ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इंग्लिश ट्रांसलेशन अमेजोन पे अवेलेबल है, आवरण। ठीक है सर। मैंने सर अरुण शौरी जी की एमिनेंट हिस्टोरियंस भी पढ़ी थी। एंड तो मैंने सब जितना पिछले एक साल में पढ़ा है, मैंने लाइफ में उतना नहीं पढ़ा। आई थिंक आई वुड हैव रेड सम 30-40 बुक्स, आई डोंट नो। So and I'm not used to reading, but because for the passion of this subject and because of the anger about certain things, I wanted to take those things out. And story सर मैं already हम लोग लिख चुके हैं। हमारी स्टोरी तैयार है। बस उसके कुछ कुछ पहलू पे काम हो रहा है, बिकॉज ये इतना अकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, बट इट हैज अ लीनिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। तो मुझे इसकी जितनी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए उतनी तो कम से कम मैं लूँ। तो वो पढ़ रहा हूँ, तो अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ सर। अभी तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एज बेटर एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं भी बहुत अनपढ़ था, तो अपनी अनपढ़ता को थोड़ा कम करके फिर मैं इस पर फाइनल हाथ मारूंगा। जी हाँ, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप मनप्रीत सिंह जी से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं आपके OTT प्लेटफॉर्म पे। आप दर्शकों को ये भी बता दूं कि एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है मनप्रीत सिंह जी ने, जो कि एक इंडिक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है इंडिक टॉस।
और अभी उसका ऐप नहीं लॉन्च किया, अभी आपने उसको indictos.com हाँ जी उसको वेब पे लॉन्च किया है। जी जी जी, अभी वेब लॉन्च किया सर। वेब लॉन्च किया है, तो वो indictos.com, जिसपे आप वो उनकी बुलबुले फिल्म भी देख सकते हैं, ब्रेन वॉश रिपब्लिक का ट्रेलर भी देख सकते हैं, और अब ये अभी आरंभ है इसमें, और बहुत सारा इंडिक कंटेंट जुड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती थी कि साहब पे किसी प्रकार की कोई इंडिक OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये एक बिगिनिंग है। अब आप इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, और नहीं तो जैसे कंप्लेंट करते रहते हैं वैसे कंप्लेंट जारी रहेंगी। तो ये आपका OTT प्लेटफॉर्म, इंडिक प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया। मित्रों, जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था, मनोरंजन एंटरटेनमेंट का विषय है, ये एक लाइट सब्जेक्ट है, लेकिन आज अब देखते हैं कि ये मनोरंजन कितने दूरगामी परिणाम दे रहा है। हमारी जनरेशन को ही देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट साफ दिखता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर देखिए, हम जब खुद भी बात करते हैं, हम कहते हैं पंडित आएगा, पंडित इतने पैसे लेगा। पंडित तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, तो पंडित जी कहने में क्यों ज़बान टूट जाती है तुम्हारी। पर आप देखिए, ये सब इन्हीं फिल्मों का, आपकी टेक्स्ट बुक जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं आपको कि पंडित हमेशा धोखेबाज है, चोर है, धूर्त पंडित। आपने अभी एक पिक्चर आई थी भूल भुलैया, आप में से कितने लोगों ने भूल भुलैया देखी होगी। उन दोनों में भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2 दोनों आई हैं, और दोनों में राजपाल यादव को एक कॉमेडी कैरेक्टर की तरह पेश किया गया है। दोनों में जो पंडित है वो धूर्त है। कभी आपने देखा है किसी भी फिल्म को ये दिखाते हुए कि कोई मुल्ला मौलवी है, कोई चर्च का फादर है, वो इस तरह की धूर्तता करता है? आती हैं कोई 1-2 पिक्चरें ऐसी भी आई हैं, और उसके ऊपर कितना बवाल मचा है ये भी हम सबको पता है। लेकिन जब पंडित के ऊपर ऐसी पिक्चरें बनती हैं, हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अब तक मैं भी यही करती आ रही थी, हम सब जाते हैं उन्हीं फिल्मों को एंजॉय करते हैं, उन पर हंसते हैं और बस अपना मुंह उठाकर वापस आ जाते हैं। हमें कोई शर्म की अनुभूति नहीं होती है कि ये हम क्या देखकर आ रहे हैं, किन चीज़ों पर हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इन्हीं फिल्मों में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग की जगह वही दूध किसी भूखे के पेट में डालिए, किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए, उसका पेट भरेगा। क्या कभी हमने इन फिल्मों को ये दिखाते हुए देखा है कि जितने में आप एक चादर चढ़ाएंगे, उसी चादर से किसी गरीब का तन ढका जाएगा? अगर वही चादर दिल्ली की सर्द में ठिठुरते हुए एक आदमी को आपने उड़ाई होती तो वो ठंड से ना मरता। ऐसा कभी नहीं हुआ है। या कहीं किसी चर्च को पिक्चराइज करके ये दिखाया जाए कि जितने की मोमबत्तियाँ तुम चर्च में जलाते हो, उन्हीं पैसों से किसी के 2 टाइम का खाना आ जाता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो एक धर्म को, एक समुदाय विशेष को ये सारी पिक्चरें टारगेट क्यों करती हैं? ये पूरा बॉलीवुड टारगेट क्यों करता है? सोचने वाली बात है ना, पर हम नहीं सोचते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, आज से 100 साल पहले, उस समय जिस तरह तस्लीम रहमानी या ऐसे बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, हमारे देवी देवताओं के अपमान पर हमारे पूर्वज अपना सर कटा देते थे। बड़ी से बड़ी राज सत्ता देवी देवताओं के अपमान को कभी सहन नहीं करती थी। लेकिन आज हम सब, छोटे छोटे बच्चे तक ये कहते हैं कि अरे ठीक है, इसमें हमें नहीं पढ़ना। वो बच्चे हो या बूढ़े हो, 60 साल के बूढ़े भी यही कहते हैं और 16 साल के बच्चे भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम तो टॉलरेंट है ना, इन सब में हमें क्यों पढ़ना। उन्होंने अगर शिव का अपमान किया तो शिव अपमानित थोड़ी हो गए उनके अपमान करने से। बिल्कुल सही बात है, अपमानित नहीं हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जब बात नुपुर शर्मा की आती है, तब आप क्या कहते हैं? तब यही लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि किसी के कहने से शिव अपमानित नहीं होते, वही लोग ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी किसी और के मैटर में बोलने की, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने की। आँख खोल के देखो तो सही, किसने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए? एनीवे, बात हो रही थी इनके रिएक्शन की, हमारे अपने हिंदू समाज के रिएक्शन की।
ये जो रिएक्शन में परिवर्तन आया है, यही चीज़ अगर 100 साल पहले होती, जो आज के बच्चे या इवन आज के बूढ़े जो ये कहते हैं कि ठीक है यार हमें इन सब में नहीं पढ़ना, अगर कोई बुरा मानता है तो ऐसी बातें मत करो जो उससे बुरी लगें, और हम क्योंकि इतने टॉलरेंट हैं हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। यही लोग आज से अगर 100 वर्ष पहले होते तो शायद ऐसे लोगों की जो शिव जी का, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनकी ज़बान खींच लेते। ये परिवर्तन जो आया है ये इन्हीं फिल्मों, टेक्स्ट बुक, ये जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं जहाँ हमेशा देवी देवताओं का अपमान करना एक मजाक माना जाता है, उसको इतना जनरलाइज कर दिया है इन्हीं फिल्मों ने, इन्हीं कहानियों ने, कि हमारे मन में ये बात नॉर्मल हो गई है। हमने इसको मान लिया है कि ठीक है ये चल जाता है, वी आर ओके विद दिस। हम अगर आज भी नहीं जागे, आज भी इन बातों की गहराइयों को नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। बॉलीवुड को बॉयकॉट करना, आपका वो गाना बजाना ना सुनना, ये पिक्चरें ना देखना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना कि इसके दूरगामी जो दुष्परिणाम हैं वो जितने भयावह होंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किन सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं और उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और जहाँ तक फिल्मों की बात है, बॉलीवुड की बात है, इनको पैसा कमाना है, साथ में इनको अपना नैरेटिव भी चलाना है, तो आपको दोनों बातों को समझना होगा। ये प्योर बिजनेस नहीं है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। और जो उन्होंने बुलबुले की बात की, तो मुझे भी नहीं पता था ऐसी कोई फिल्म है, पर इस वीडियो के बाद अब मैं ज़रूर जाऊंगी, सर्च करूंगी और ये मूवी देखूंगी। आप भी ज़रूर देखिएगा यदि आपने अब तक नहीं देखी है। और ब्रेन वॉश डेफिनेटली हम सब वेट करेंगे। और साथ ही बॉलीवुड की ये घटिया फिल्में, शमशेरा हो, लाल सिंह चड्ढा हो, या ऐसी आने वाली कोई भी फिल्म हो जिसमें या तो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है, हमारे संस्कृति, हमारे सनातन का अपमान होता है, भले वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने अपमान किया हो वो इनसे जुड़े हो, इन फिल्मों से, हम सभी को एकजुट होकर उन सभी का बॉयकॉट करना है। ऐसा बॉयकॉट करना है कि या तो ये सुधर जाए या तो ये इंडस्ट्री बंद करके छोड़ के चले जाएं। हमारे अपने देश में अब हम और मानसिक गुलामी नहीं झेलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।